कॉल आया कि वहाँ पे कोई नाका वाका था, इनको 2 जगह रोका, मगर हमको किसी जगह नहीं रोका। हम तो सीधे चल रहे थे अपनी मस्ती में। एक गाड़ी वाले के साथ टक्कर खाई फैसल ने बोला मैं साइड में गाड़ी रोकूंगा, तो मगर जो आगे वाले आ रहे थे उन्होंने कुछ मौका ही नहीं दिया फैसल को। उन्होंने उसके बाजू पे फायर मारा, फैसल ने गाड़ी छोड़ दी, फिर गाड़ी सीधे पोल से टकरा गई। फिर उन्होंने अंधाधुंध फायर किए। इन्होंने देखे बिना, ये बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। मैंने पीछे नजर मारी, वो तीनों पड़े हुए थे एक दूसरे पे। मैंने पहले डोर खोलने की कोशिश की, मगर डोर खुल नहीं रहा था। फिर मैंने शीशे से जंप मारी, फिर मैं कंट्रोल करता रहा, डाउन बैठता था। जब डाउन नीचे जब फायर आते थे तो मैं साइड से चलता दौड़ता रहा ट्रायंगल में। मैं इसलिए दौड़ पाया कि मैं फुटबॉल खेलता था। मेरे को नींद भी नहीं आती है, वो सिर्फ वही ख्वाबों में आते हैं, हर कई जगह वही आते हैं। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो वही आते हैं। डर तो अभी भी है मुझ में। उससे क्या, मुआवजा से क्या होगा? अब तो कुछ नहीं। सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उनको सजा मिलनी चाहिए। There was some information about a white car in which some terrorists were traveling, and that is the reason why this MBCP was placed. And obviously, a case of absolutely grossly mistaken identity has happened. You know, mistakes happen, and we are saying that mistakes have happened. नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। अभी अभी आपने उस बच्चे की बात सुनी जो उस गोलीबारी में बच गया था, जहां उसके 2 साथी मारे गए हैं, मौके पर मारे गए हैं। ये बासित नाम का लड़का था, 15 साल का लड़का है। इसके 2 साथी महराज और फैसल 4 तारीख को मारे गए। और वो दोनों कश्मीरी लड़के थे जो कि अपने दोस्तों के साथ मुहर्रम का जुलूस देखने के लिए शायद निकले थे। तमाम दोस्त मिलकर कहीं जा रहे थे, लेकिन दोस्तों के साथ जो ये मुलाकात थी उनकी, वो उसकी आखिरी मुलाकात बन गई, क्योंकि सेना ने उन पर 118 राउंड फायर किया और उन्हें 28 गोलियां लगी। 15 साल का जो लड़का है वासित, वो बच गया है। और जो वो बयान कर रहा था कि उसने अपनी आंखों के सामने अपने हंसते खेलते साथियों को मरते हुए देखा है, तो वो तस्वीर वो भुला नहीं पा रहा है। नींद उसकी आंखों से गायब है। उसके 2 साथी अस्पताल में भर्ती हैं। बासित के साथ जो बातचीत है वो बताती है कि सुरक्षा बलों ने फायरिंग के पहले इन लड़कों की शिनाख्त करने की कोशिश नहीं की है। वैसे सेना का जो बयान है वो इसके बरक्स है, वो इससे उलट है। उनका कहना है, वो मान रहे हैं कि गलती हो गई है, लेकिन ये भी कहते हैं कि रोकने की कोशिश की गई थी, गाड़ी रुकी नहीं चेक पोस्ट पे 2-2 दफा, इसलिए गोलियां चलाई गई। सेना की जो ये हरकत है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है कि अगर मकसद इनको रोकना था तो फिर गोली गाड़ी के टायर में मारी जा सकती थी, कोई और तरीका भी हो सकता था रोकने का। कुछ गोलियां चलाने के बाद वो थम सकते थे। 118 राउंड गोलियां चलाने के पीछे क्या वजह है? क्या नियत इनको मारना ही थी? और इस सब के बीच फिर से सवाल उठ रहा है आफ्स्पा पर, वो कानून आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसके तहत सेना को बेलगाम ताकत है घाटी के इलाके में। तो सवाल ये है कि क्या वक्त आ गया है इस कानून को हटाने का, या फिर सेना के लिए ये जरूरी है एक कानूनी सुरक्षा कवच के तौर पे, क्योंकि वो ऐसे इलाकों में काम करते हैं जहां पर खतरा बहुत ज्यादा है, जहां आतंकवाद है, इसलिए क्या सेना के लिए ये जरूरी है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है उनसे मिलवा दें आपको। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मीम अफजल। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मेजर जनरल GD बख्शी हैं, जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उन इलाकों में रह चुके हैं, आप उस हालात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे साथ अर्जुन मेघवाल हैं यहाँ स्टूडियो में, जो कि MP हैं और लोकसभा में चीफ व्हिप हैं BJP की तरफ से, और सैयद नजाकत है हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में, जो एडिटर इन चीफ हैं सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन इंडिया। कविता श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के। ये जो आफ्स्पा है उसके बारे में आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भी आफ्स्पा अत्याधिक स्टेट पावर का प्रतीक बन गया, यानी सिंबल है ये एक्सेसिव स्टेट पावर का। लोकतंत्र में आफ्स्पा की कोई जगह नहीं है, ऐसा कहना है UN का, और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के भी खिलाफ है। मेजर जनरल बख्शी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ, जिन हालात में सेना ने गोलियां चलाई इन लड़कों पर, आपको क्या लगता है, क्या वो जरूरी था 118 राउंड फायर? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है इस तरह की गोलीबारी के पीछे? इससे ये निकालना तर्क की फौज ने जानबूझकर मारने की कोशिश की है। जहां तक मैंने बातचीत की है वहां के लोगों से और पता करने की कोशिश की है, अब सत्य क्या है ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सामने आएगा।
वो कह रहे हैं कि उनको खबर मिली कि एक सफेद मारुति में टेररिस्ट का ग्रुप जो है वो यहाँ इस इलाके की तरफ आ रहा है। उन्होंने जल्दी जल्दी जाके मोबाइल चेक पोस्ट लगाए और बच्चे शायद, जैसे बच्चे सब जगह शरारत करते हैं, वो स्पीड में जा रहे थे। जैसा कि बच्चे ने बताया कि जब वो ओवरटेक कर रहे थे तब भी उन्होंने जाके एक ट्रक से जो है उनका स्क्रैप हुआ और वो भी उन पे चिल्ला रहा था। तो एक चेक पॉइंट, दूसरा चेक पॉइंट, तीसरा चेक पॉइंट, 2 चेक पॉइंट पे बच्चे रुके नहीं। तो घबरा के उन लोगों ने समझा कि ये बिल्कुल टेररिस्ट ही हैं। जब उनको शायद कन्वे किया गया, रेडियो सेट पे कन्वे किया गया होगा, और उन्होंने फायर खोला। मिस्टेकन आइडेंटिटी तो है, लेकिन जहां तक हमारे एसओपीज हैं उसके मुताबिक भी एक पुराने सिपाही के तौर पे मुझे कुछ गलतियां दिख रही हैं। जब भी चेक पॉइंट्स एस्टैब्लिश होते हैं तो एक पुलिस का रेप साथ लिया जाता है, वो नहीं लिया गया था। दूसरी चीज, गाड़ी को रोकने के लिए और भी तरीके हैं, केवल फायर ही एक तरीका नहीं है जी। हमारे पास आजकल वहां पे खासकर J&K और नॉर्थ ईस्ट में वो क्लैप ट्रैप्स बोलते हैं, टायर बस्टर्स, जिनमें की काफी नेल्स होते हैं। उनको रोड के खिलाफ आप रोड के अक्रॉस खींच सकते हैं ताकि वो टायर पंचर हो जाए, गाड़ी रुक जाए, फिर आप चेक कर सकते हैं। फायर खोलना जरूरी क्यों था, अब ये तो शायद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ही बताए। फायर खोलना और दूसरे की 118 राउंड गोलियां चलाना में जी। नजाकत साहब, आप बताएं कि जो सेना का इस दफा सफाई है, और मेजर जनरल बख्शी भी कह रहे हैं कि गलती हुई है, पर इस तरह की गलती जो है वो किस तरह से माहौल को बिगाड़ती है? क्या वक्त आ गया है कि आफ्सपा को घाटी से हटाया जाए? बट आई थिंक लार्जर क्वेश्चन हमारे पास इस सारे केस के पीछे ये है, किस तरह ये हम इंश्योर करें कि इस तरह के केसेस रिपीट ना हो पाए, क्योंकि ये पहला वाक़ा वहां पे नहीं है। मित्सिल का हमने 2010 में देखा, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जो इससे भी बुरा इंसिडेंट था, बिकॉज ये तो टारगेट, यू कैन से मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, बट उसमें पीपल वर पिक्ड फ्रॉम द प्लेसेस, दे वर पिक्ड फ्रॉम द होम्स एंड देन किल्ड। सो उस तरह के केसेस ना हो, वही सबसे बड़ा डिबेट है एक्चुअली। और आर्मी नेचुरली दे हैव टू टेक अ कॉल। आर्मी के उनको देखना पड़ेगा कि उनके पास क्या मैकेनिज्म है। बख्शी साहब बता रहे थे कि दूसरे हजारों मैकेनिज्म है जिससे कैजुअलिटी रुक सकती है। क्या वो मैकेनिज्म ऑन द ग्राउंड इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या चीजें हैं जो इग्नोर हो रही है ग्राउंड पे, जिससे कैजुअलिटीज हो रही है? उमर अब्दुल्ला जो हैं वो उन्होंने इस घटना के बाद साफ तौर पे कहा है कि आफ्सपा को हटाने का वक्त आ गया है। मैं आपको सुनाती हूँ उमर अब्दुल्ला की जो बयान आया है इस घटना के बाद। Security forces do require legal cover to operate in an internal security environment. When that legal cover converts into a blanket immunity, that is where problems arise, and that is exactly where these sort of incidents then take place. आप मेजर जनरल बख्शी पर कुछ कहना चाहेंगे? मेरे साथ नजीर मसूदी भी श्रीनगर से मौजूद हैं। हाँ, कई बारी जब ट्रूप्स एक दूसरे को देख नहीं सकते तो होता है क्या है, यहां से फायर खोला, गाड़ी दौड़ी चली आ रही थी, पहले अलर्ट हुआ पड़ा है कि साहब एक गाड़ी चली आ रही, 2 चेक पॉइंट पे नहीं रुकी है, फौज ने ही फायर खोला। फौज की आवाज सुन के जो दूसरी फौज वाले हैं वो भी दर दर वहां पे शुरू हो जाते हैं, और कई बारी तो फायर रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी जान के लिए फाइट कर रहा है वहां उस वक्त, और जिंदगी मौत का सवाल 1.5-2 सेकंड में हो जाता है। अगर आपने हेजिटेट किया, पहली गोली बर्स्ट आप पे आया, आप खत्म, आपकी तो कहानी वहां खत्म, आसपा हो ना हो। देखिए, ये प्लीज समझिए, ये नहीं कि फौज में पागल लोग बैठे हैं जो कि वहां पे खून के प्यासे बैठे, वो बेचारे जिंदा आना चाहते। नजीर, आपने मेजर जनरल बख्शी को सुना, आप कश्मीर के हालात को जान रहे हैं, देख रहे, समझ रहे हैं, आपने तमाम कश्मीरियों की आवाज वहां पर सुनी है, वो इस मामले पर क्या कह रहे हैं, और सेना को लेकर इस वक्त वहां पर किस किस्म का माहौल बन गया है? देखिए नगमा, जहां ये वाक़ा हुआ तो उसके बाद हर एक का ये सवाल है कि क्यों मासूम बच्चों को मारा गया। जो मैंने उनके पेरेंट्स से, वालिदीन से बात की, खास तौर पर फैसल यूसुफ जो 14 साल का बच्चा था, उसके वालिद मोहम्मद यूसुफ से मैंने बात की। पहले तो वो इंसाफ मांगते हैं कि इंसाफ दीजिए। वो कहता था कि मैं किस तरह अपने बच्चों को, अपनी बीवी को नहीं समझा पाता हूँ कि ये क्यों मारा गया, और वो अभी भी उससे पूछते हैं ये क्यों, कब वापस आएगा। और जब आर्मी ने, शायद पहली दफा थी कि जब इतनी जल्दी आर्मी ने कुछ ऐसी एक्शन ली जिससे लग रहा है कि शायद इस वाकये में इंसाफ मिलेगा, वो ये है कि पहला उन्होंने 2 आर्मी कंपनीज को वहां से हटाया जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, ह्यूमन राइट्स ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, क्योंकि इसी जगह ये दूसरी दफा थी जब आर्मी ने एक सिविलियन गाड़ी पे फायरिंग की। जब आर्मी ने अल्टीमेटली कहा कि नहीं, हम एक्शन लेंगे, एक टाइम बाउंड इंक्वायरी करेंगे, 10 दिन के अंदर वो मुकम्मल होगी, और साथ ही उन्होंने कंपनसेशन 10 लाख रुपए का भी अनाउंस कर दिया।
जब हमने उनके वालिद से बात की फैसल के, उनका ये कहना क्या मैं अब अपनी बेटी और बीवी को बताऊं कि मैंने अपने बेटे के खून का सौदा किया और 10 लाख रुपये लिए? उसने रिजेक्ट किया। उसने ये कहा कि आने वाले जो दिनों में किसी और बच्चे का इस तरह कत्ल न हो, मुझे उसकी अश्योरेंस दीजिए। वो कहता था अस्पा को हटाइए। उसके एक आम आदमी है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। सो अस्पा की जहां तक बात है, आम आदमी को यहाँ अपने आप असुरक्षित लगता है। नजीर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सियासत है आफ्सपा को लेकर कश्मीर में, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उस पर किस तरह से सियासत करती रही? देखिए, पहले अस्पा इसलिए नहीं शायद हट रहा है, उसमें इसलिए हायल रुकावटें आ रही कि ये एक सियासत की नजर हो गया है। मसला यह है कि क्या अस्पा हटने से या फौज की जो तादाद कम होने से जो ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, ये सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर, लोकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अस्पा रहने से और मिलिट्री की सिविलियन एरियाज में प्रेजेंस रहने की वजह से एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है पिछले 20-24 साल से। तो आम लोगों का यह कहना है कि क्या जरूरत है आज इतनी ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस रखने की, क्या जरूरत है सिविलियन एरियाज में, और अस्पा की क्या जरूरत है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का क्या ताल्लुक है, जब भी वो इक्तिदार में होते हैं, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जब तक वो इक्तिदार में है तब तक यूं ही बातें करते हैं। कोई कंक्रीट कोई स्टेप नहीं है जिससे आर्मी को भी ये इत्मीनान हो सके कि अस्पा के बगैर भी वो यहाँ काम कर सकते हैं और अस्पा के बगैर भी यहाँ मिलिटेंसी खिलाफ वो ऑपरेशन कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए कि और ओवरऑल कोई स्ट्रेटजी नहीं बन रही है जिसमें पॉलिटिशियंस यहाँ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स भी हैं और यहाँ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान ऐसा कोई तालमेल नहीं है जिससे ये कोई रास्ता निकाले और अस्पा का भी कोई जवाब मिले, उनको कोई और रास्ता मिले और लोगों को भी यहाँ राहत मिले। कविता, क्या वक्त आ गया है कि आफ्सपा को कश्मीर से हटाया जाए? हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरे ये कि क्या ये सोल्यूशन हो सकता है कि सिविलियन इलाकों से आफ्सपा को हटाया जाए, और क्या अब ये पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए या सेना पर छोड़ना चाहिए इसे? ये तो पॉलिटिकल डिसीजन ही होना चाहिए। आखिर एक देश की दिशा ये पॉलिटिकल होती है। आप किस तरह के रिश्ते जनता से बनाना चाहते हैं। आफ्सपा जैसा एक ड्रैकोनियन कानून है नहीं, इतना गैर लोकतांत्रिक कानून है कि आप नियर सस्पिशन पे किसी को भी पकड़ सकते हैं, किसी के भी घर में घुस सकते हैं, किसी को भी गोली मार सकते हैं। और हमें पता है इसका कितना ज्यादा मिसयूज होता है, कितनी आर्बिट्री किलिंग्स होती हैं और उसके बाद कोई सुनवाई की व्यवस्था नहीं, क्योंकि आर्मी है, कोई रिड्रेसल नहीं, कोई FIR नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है इस कानून को तो अलविदा कर देना चाहिए। तो जब ये आर्बिट्री किलिंग की पावर है तो टोटली इस तरह की पावर तो वो बदलती नहीं है कि ये सिविलियन एरिया और ये आर्मी एरिया है, यहाँ तो लगाओ यहाँ नहीं लगाओ। मुझे लगता है पूर्ण रूप से एक बार हटानी पड़ेगी, फिर आप उस पर विचार कीजिए। और कोई तरीका नहीं है, बहुत ज्यादा किलिंग्स, डिसअपियरेंसेस और जनता के साथ कोई रिश्ता नहीं बचा है। मेजर जनरल बख्शी आपत्ति भी जता रहे हैं, और दूसरा ये भी मैं उनकी तरफ से आपसे सवाल पूछ दूं कि यहाँ पर लगातार ये चर्चा हो रही है कि फिर सेना इन इलाकों में ऑपरेट कैसे करेगी? अगर आप उनको पावर्स ना दें तो बड़े डिफिकल्ट एरियाज हैं, उनके हितों का क्या? जब उन पे अटैक होता है तो फिर वो क्या करेंगे? आर्मी के हर बंदे को जवाबदेह होना पड़ेगा। दरअसल आर्मी जवाबदेह नहीं होना चाहती है, जवाबदेह होना पड़ेगा। हर गोली के लिए जवाबदेही होनी पड़ेगी, आपकी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। आप पुराने ढर्रे से नहीं चल सकते हैं। जो अभी जो किलिंग हुई है वो आर्बिट्रेरी किलिंग है। 140 केसेस थे, हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिए। 97% फाउंड फॉल्स। प्लीज, आर्मी ने नहीं किया ये। 97% फाउंड फॉल्स बिकॉज इस तरह के कई लोग बेचारे आके ब्लैंकेट एक्यूजेशन। 118 जो गोलियां चली जिसमें 2 बच्चे मारे गए हैं, 2 घायल हैं, वो कविता जो कह रही है क्या ये सेना की तरफ से एक आर्बिट्रेरी किलिंग नहीं है? जो बच्चा बता रहा था वो उसकी स्टेटमेंट घटना के 5 दिन के बाद रिकॉर्ड हुई है। नहीं तो उसकी ऑथेंटिसिटी वहीं कम हो जाती है। तो वो जो सवाल उठ रहा है कि आपको, जो मेजर जनरल बख्शी ने भी माना कि आपके पास दूसरे तरीके थे। हाँ बोलिए जी। हाँ, आप टायर पे गोली मार सकते थे, आपने सीधा गोलियों की बौछार इस तरीके इस कदर की कि वो 2 मारे गए।
और ये एक arbitrary मूविंग ही था। टारगेट के ऊपर फायर करना, जब आप टायर कर रहे हैं, हिट के वो अगला आदमी को लग जाएगी। सही नहीं कि अगर हमने गोली नहीं चलाई है, नहीं, गोली मैं तो देखिए इसका मतलब प्रैक्टिकल चीजें समझा रहा हूं। पर ये भी तो मैं इसमें आपको रेंज पे ले जाऊंगा, खड़ी टारगेट पे फायर करने को बोलूंगा, 90% आपकी गोली टारगेट के बाहर जाएगी। लेकिन चलती गाड़ी पे जब लगता है, गलती से भी गोली लग जाती है। पर ये कानून तो है ना कि आप उसको जान से नहीं मार दीजिए पहले और अब रोकने की कोशिश कीजिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि इसकी तहकीकात हो रही है और जहां तक मुझे लग रहा है सम एसओपी वायलेशन हुई है। आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? मेरा सवाल जनरल बख्शी साहब से है, क्योंकि आपने रियासत जम्मू कश्मीर में इतने लंबे अरसे तक काम किया है। आप 2-3 बातों पे गौर फरमाइए। सबसे पहली बात, जैसे आपने फरमाया कि 8-8 लोग मरते थे, तो मुझे लगता है हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कश्मीरियों का भी काफ़ी खून बहा है। बदकिस्मती से उसे कोलैटरल डैमेज कहा जाता था। अब सर मेन 3 फोकस पॉइंट ये है कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है आज उसकी ये प्रॉब्लम है ट्रस्ट डेफिसिट की। वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं कर पा रहा है और जब ऐसी चीज़ें होती है तो पीस प्रोसेस डिरेल हो जाता है। सर दूसरी चीज़ ये है कि आज हम ये देखते हैं कि जितना हमारा एजुकेटेड यूथ है वो मिलिटेंसी रैंक्स में जा रहा है। आपका भी इस पे डिबेट रहा है हमेशा कि ये पॉइंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। तो शायद आपको सर नहीं लगता कि जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो वो और प्रवोक हो जाता है ये करने में? आफ्सपा में ऐसे प्रोविजन है जैसे कि अरेस्ट विदाउट वारंट, सर्च विदाउट वारंट, तो सर इससे एक जहनी तकलीफ रहती है आदमी में और उसका वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हिफाजत नहीं रहती। वो आर्मी के साथ अपने आप को महफूज नहीं समझता है। और सर ये फाइट आर्मी और मिलिटेंट के बीच में है, तो इसमें सर मुझे लगता है कि लोग पिस रहे हैं बीच में। जनरल बख्शी, ये फाइट जो है आर्मी और मिलिटेंट्स के बीच थी, क्या ये आर्मी और सिविलियंस के बीच होके रह गई है इसको लेकर? मैं जब था वहां और मैं लोगों से बहुत कोशिश करता था बातचीत करने का, क्योंकि प्लीज जानिए भारतीय सेना की जो डॉक्ट्रिन है लड़ने की, उसका पहला टेनेट हमें जो सिखाया जाता है, द पीपल आर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑपरेशंस। जो लड़ाई चल रही है वहां लोग उसका दारोमदार है। अगर लोग आपके साथ हैं आप लड़ाई जीत पाओगे, नहीं तो नहीं। खबर लोगों से आती है, खबर नहीं आएगी तो आप झक मारते रह जाओगे वहां पे। हम बोलते हैं ना जंगल बैशिंग, जैसे कि मतलब हे स्टैक में। तो यू हैव टू गेट द पीपल विद यू। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस टाइप के इंसिडेंट्स बहुत सेटबैक करते हैं। ये तो जैसे लूडो में स्नेक्स और लैडर्स होता है, तो एक सांप काटे तो आप 100 से वापस 2 या 3 पे आ सकते हैं। तो इस टाइप का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन देखिए फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर लीगल कवर ना हो, ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। देखिए ये जो पूरे इनकाउंटर्स हैं 1.5-2 सेकंड पहले में फैसला हो जाता है, ये जिया ये मरा। अगर लड़कों में हेजिटेशन है फायर करने की, मेरे ऑपरेशन मेजर बख्शी, जो बात अभी उमर अब्दुल्ला भी कह रहे थे या कई बात उठी है कि जो ब्लैंकेट कवर है, क्या उसको कुछ कम करने की जरूरत है? लीगल कवर उनको रहे पर ब्लैंकेट इम्यूनिटी, ये कहना कि एक ब्लैंकेट सैंक्शन उसको है, कैसे माना, कहां कम किया जाए? ब्लैंकेट सैंक्शन ये एक मिसपरसेप्शन है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं वहां सर्विस करने के बाद कि वहां पे जो भी केसेस आए हमारे पास ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने दिया और उसमें से 97% तो वहां पे झूठ पाए गए, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो भी करते हैं। जो 3% सच पाए गए, आर्मी ने 105 ऑफिसर जेसीओ ओआर का कोर्ट मार्शल कर दिया, जेल भेजा, घर भेजा, नौकरी खलास कर दी, क्योंकि कहीं भी जस्टिस सिस्टम इतना स्विफ्ट नहीं है। मक्का का खेत जो है वहां पे 12-12 फुट मक्का जाती। आपने एम्बुश लगाया है, आपको खबर आई कि इस गांव में मिलिटेंट आ रहे हैं, मक्के के खेत के रास्ते बाहर आएंगे। सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, 4 बजे आप ठर बैठे हैं वहां पे, आपको मक्का हिलती दिखती है। ठीक है साहब, अब आप गोली चलाएं ना चलाएं, ठीक है। जैसे ही कोई निकला बाहर, आपने देखा कि साहब आदमी आए हैं 3, उन्होंने बुक्कल डाली हुई है। बुक्कल मतलब कंबल डाला है, कंबल के नीचे AK-47 है या नहीं, आप कैसे फैसला करेंगे? आपने फायर किया, वो निकले सिविलियन, आप मारे गए। आपने नहीं फायर किया, वो निकला टेररिस्ट, उसने गोली मारी, 2-3 के सिर पे लगी, 2-3 घायल, 2-3 मर गए।
तो ये देखिए, ये यहाँ दुविधा पे ये है। बैलेंस बनाना दुविधा तो ये है, ये हम दुविधा सब मानते असली हैं, है। तमाम लोग इस बात पर अग्री करते हैं कि दुविधा है। इसलिए शायद जरूरत है कि इसको रिव्यू किया जाए। इस दफा एक चीज जो बार बार समझ में नहीं आ रही है कि 118 राउंड जो फायर किया गया, अगर इंटेंट मारना ना हो तो क्या इतनी ज्यादा गोलियां चलाने की जरूरत पड़ती है कुछ 4-5 बच्चों को रोकने सारा के लिए? केस सबको हैरान कर रहा है, सबको। इवन जो लोग आर्मी में बैठे हैं, दिल्ली में, कश्मीर में, सब लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं कि इतना इवन जो आर्मी का वर्जन है कि 3 चेक पोस्ट थे, वो कंट्राडिक्ट हो रहा है। और वो आई विटनेस है केस का, तो दैट मीन्स कि अगर हम उसका केस लें तो कोई चेक पोस्ट नहीं था। समथिंग हैज गॉन टेरिबली रॉन्ग। ये मीम अफजल साहब, ये हमने आवाज सुनी उनके परिवार वालों की भी, जो बच्चे मारे गए हैं। जब कॉम्पनसेशन की बात हुई और 10 लाख कॉम्पनसेशन, जो कि बहुत कम है वैसे भी, लेकिन चाहे ज्यादा भी होता तो उन्होंने कहा कि हम 20 लाख दे देंगे कॉम्पनसेशन, आप हमें सेना वालों के नाम बताइए कि किसने मारा है। क्या ये भी कहना सही है? क्योंकि ये किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि सेना जो है वो अपने सैनिकों का नाम रिवील करेगी और सिविलियंस के हाथों दे देगी। वो मान रहे हैं ये गलती हुई है, पर जो ये एक आवाज आ रही है उस पर क्या कहेंगे? नगमा, ये जज्बाती आवाज है और ये उनके दिलों से इसलिए निकली कि उन्होंने अभी अभी सदमे को सहा है। तो कोई बात कही है, मैं समझता हूँ वो बात ठीक नहीं है, लेकिन इसको उस पैराए में भी देखने की जरूरत है। दूसरी अहम बात जो आपने बड़ा बुनियादी सवाल पूछा कि ये क्यों हुआ ऐसा। मैं अभी कश्मीर गया था, जब ईद का त्यौहार था तो उससे 2 रोज़ पहले वहीं था। वहाँ हमने कुछ रिलीफ का काम किया था। जो सबसे अहम आवाज़ कश्मीर में उठ रही थी वो बड़ी दिलचस्प है। वो ये थी कि आम कश्मीरी कह रहे थे कि सेना ने हमारी बड़ी मदद की है, और सेना ने जाहिर है माजी में कुछ गलतियां की, जिसका अभी नज़ाकत साहब ने इशारा भी किया, लेकिन वो जो एक सेना की क्रेडिबिलिटी उभर कर के सामने आई थी और कश्मीर के एक आम आदमी के दिल में सेना की लिए जो रेस्पेक्टेबिलिटी बढ़ी थी, अचानक इस वाक़े से उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त चोट हुई है। मैं समझता हूँ इस पैराए में भी देखना चाहिए जी। कि कहीं अर्जुन ये मेघवाल साहब, मैं आपको इसमें शामिल ऐसा करना तो नहीं चाहती किया हूँ गया। कि ये आफ्सपा की जो बात उठ रही है, आपकी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए कि इसकी ज्यादती तो हो रही है वहां पे? पिछली बार जब यूपी 2 की सरकार थी तब ये हाउस में बहस हुई थी इस पे कि आपसे हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। उसमें मेरे ख्याल में कांग्रेस की तरफ से भी ये विषय था कि अभी टाइम नहीं आया है, और हमारी तरफ से स्टैंड आप मान ही रहे हो कि अलगाववाद की घटनाओं को रोकने के कारण ही ये आर्मी को ये स्पेशल पावर दी गई थी। ये जो घटना हुई है ये इंक्वायरी का मैटर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो फिर बहुत दुखद है, फिर इस पे समीक्षा की जरूरत भी पड़ सकती है। सोशल सेक्टर में भी आर्मी कुछ काम कर रही है, आर्मी का काम है, लेकिन ये घटना बहुत दुख देती है। हमें भी अफसोसजनक ये ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हालात कैसे हैं, कितना पावर दिया जाए, कितना नहीं? आपने कहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बहुत सारे फेक केसेस भी निकले। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं यहाँ पर, उसके बाद आप तमाम लोग अपनी बात रखेंगे और हम कविता श्रीवास्तव से भी बात करेंगे, जो कि ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं हम लोग।